तो चलिए, हमारे आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर के ही टॉपिक में एक न्यू टॉपिक जो कि है रीजनल कन्फ्लिक्ट्स एंड द वॉर ऑन टेरर। क्या था ये? आपको ये समझना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, फिर हम इस स्लाइड को रीड करेंगे और फिर समझेंगे। ओके, तो देखिए क्या हुआ। हुआ ये कि अब टेररिस्ट एक्टिविटीज इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में ही 11 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक आतंकवादी हमला हुआ जो पूरे दुनिया को बदल के रख देगा। अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ उसको किस नाम से बुलाते हैं? 9/11 अटैक। ओके, इस हमले में इन हमलों में अल कायदा नामक आतंकवादी ग्रुप ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हवाई जहाजों से हमला किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू किया, जिसे हम बोलते हैं वॉर ऑन टेरर, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। तो समझिए हुआ क्या। सबसे पहले तो अफगानिस्तान पर आक्रमण। 2001 को अफगानिस्तान पर हमला किया जाएगा। कैसे होगा देखिए। क्यों हुआ? 2001 में अफगानिस्तान पे अटैक क्यों किया जा रहा है? 9/11 हमलों के पीछे अलकायदा था, जिसका नेता ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छिपा था। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। तालिबान भी एक आतंकवादी ग्रुप ही थी। तो उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी जो अलकायदा को पनाह दे रही थी। अमेरिका ने अपने सहयोगियों जैसे नेटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला किया ताकि तालिबान को हटाया जाए और अलकायदा को नष्ट किया जाए, खत्म किया जाए। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? तालिबान की सरकार गिर गई, लेकिन युद्ध लंबा खिंच गया। 2001 से 2021 अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी बनी रही और 2021 में तालिबान फिर से पावर में आ गया और अमेरिका ने अपनी सेना पीछे खींच ली। ठीक है। उसके बाद होगा 2003 का इराक वॉर। इसमें क्या हुआ था देखिए। अमेरिका ने दावा किया कि इराक के तानाशाह, इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन के पास खतरनाक हथियार, जिसको बोलते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वहाँ आतंकवादियों का समर्थन करता है। मतलब अमेरिका का बोलना था कि इराक का डिक्टेटर जो कि था सद्दाम हुसैन के पास बहुत ही खतरनाक हथियार है, लाइक न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर बॉम्ब। और ये सद्दाम हुसैन आतंकवादियों को, टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। 2003 में अमेरिका और उसके सहयोगी ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की सरकार को हटा दी। क्या रिजल्ट हुआ इसका? कोई खतरनाक हथियार नहीं मिली और इस युद्ध की बहुत आलोचना, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला इस युद्ध को। इराक में इंस्टेबिलिटी बढ़ी और वहाँ नए आतंकवादी ग्रुप जैसे आईसिस, ISIS निकले, जिन्होंने 2014 में इराक और सीरिया के बड़े हिस्सों पे कब्जा कर लिया। तो ये आईसिस का जो राइज है इसको देख लेते हैं। ISIS, ठीक है, एक ISI है जो पाकिस्तान का खुफिया ग्रुप है, खुफिया जासूसों का ग्रुप है। और एक आईसिस, ISIS, ये इराक ईरान की तरफ में मिलता है। ठीक है। तो इराक युद्ध के बाद, इराक वॉर के बाद जो इनस्टेबिलिटी आ गया था ना इराक के अंदर, तो उन स्टेबिलिटी ने आईसिस जैसे आतंकवादी ग्रुप को जन्म दिया। 2014 में आईसिस ने इराक और सीरिया के कई शहरों पर कब्जा कर लिया और वहां
बहुत ही हत्याएं और आतंकवाद फैलाना शुरू किए। अमेरिका और अन्य देशों ने हवाई हमले किए और मिलिट्री एक्टिविटीज करके 2019 तक आईसिस को काफी हद तक खत्म कर दिया। लेकिन इसने मिडिल ईस्ट में लंबे समय तक इंस्टेबिलिटी बनाकर रखी। उसके बाद हुआ 2011 का अरब स्प्रिंग। क्या हुआ था इसमें? 2011 में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के कई देशों जैसे तुनिशिया, इजिप्ट, लीबिया, सीरिया में अरब स्प्रिंग नाम से जनता ने अपने तानाशाही शासकों, डिक्टेटर रूलर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। लोग लोकतंत्र और बेहतर जिंदगी चाहते थे। तो मतलब क्या हुआ, 2011 में मिडिल ईस्ट और जो भी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज था जहाँ जहाँ पे डिक्टेटर्स का रूल हुआ करता था, उन सब में जनता ने क्या किया, जनता ने बोला कि नहीं, हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। हम डेमोक्रेटिक लाइफ जीना चाहते हैं, एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं। ठीक है। तो फिर इसका क्या परिणाम हुआ, इसका क्या रिजल्ट हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि कुछ देशों जैसे तुनिशिया में लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आया, लेकिन कई जगह हालात बिगड़ गए। लीबिया में क्या हुआ समझ लीजिए। ये जितना भी प्रदर्शन, ये जितना भी मूवमेंट हुआ ना, लीबिया में मूवमेंट्स के बाद गृह युद्ध, जिसको बोलते हैं सिविल वॉर, तो लीबिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। और नेटो ने डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी को हटाने में मदद की। ठीक है। लीबिया में क्या हुआ, लीबिया में सिविल वॉर चालू हुआ और नेटो जो ग्रुप था उसने मुअम्मर गद्दाफी को हटाने में लीबिया वालों की मदद की। लेकिन इसके बाद लीबिया में इंस्टेबिलिटी और सिविल वॉर खत्म नहीं हुआ, वो जारी जारी रहा। उसके बाद अगर बात करें सीरिया के बारे में, सीरिया में क्या हुआ, वही सेम जैसे लीबिया में हुआ प्रदर्शन, है ना, प्रोटेस्ट, गृह युद्ध, प्रोटेस्ट सिविल वॉर में बदल गए, जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों रिफ्यूजी बन गए। रशिया ने सीरिया की सरकार बशर अल असद का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने रिवॉल्ट करने वालों का साथ दिया था। इसलिए तो मैंने आपको बता रखा था पहले। और भी कुछ हुआ है, जैसे और भी कुछ रीजनल कन्फ्लिक्ट हुए हैं, जैसे मिडिल ईस्ट के अलावा अफ्रीका जैसे सूडान, सोमालिया, फिर लैटिन अमेरिका के कुछ देश जैसे वेनेजुएला और साउथ एशिया के कुछ देश जैसे भारत, पाकिस्तान में भी संघर्ष में भी टेंशन रहे हैं। ये जो टेंशन्स था, ये इनको रीजनल टेंशन बोलते थे। लेकिन लेकिन ग्लोबल पावर जैसे अमेरिका और रशिया और चाइना का पार्टिसिपेशन इस पूरे माहौल को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो आपको पता ही है, भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर टेंशन में रहा। तो यहाँ भारत का साथ रशिया ने दिया और पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने दिया। ठीक है। तो भारत के लिए इन सब चीज़ों का क्या मतलब रहा? सबसे पहला तो कि आतंकवाद का प्रभाव, टेररिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया में। भारत भी टेररिज्म से इम्पैक्टेड रहा है। जैसे 2008 का मुंबई हमला, जिसको हम लोग बोलते हैं 26/11 का हमला, तो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के साथ सहयोग किया, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी भारत के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि इससे पाकिस्तान क्योंकि इससे पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान सपोर्टेड जो भी आतंकवादी ग्रुप है अफगानिस्तान में, वो और मजबूत हो सकते हैं। ठीक है। और जब अरब अरब स्प्रिंग हुआ, तो भारत ने एज सच अमेरिका या रशिया किसी भी इंडिविजुअल कंट्री का साथ नहीं दिया, क्योंकि इंडिया रशिया के साथ भी अमेरिका के साथ भी एक अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहता था। तो इंडिया इन सब चीज़ों में इंटरफेयर नहीं किया है। ठीक है। तो फिर देख लेते हैं, स्लाइड नीचे लिखा हुआ आपको समझ आ जाएगा।
कि द 21st सेंचुरी वाज आल्सो शेप्ड बाय द यूएस लेड वॉर ऑन टेरर। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि 21st सेंचुरी में यूएसए अब टेरर को खत्म करने के लिए वॉर करेगा, जैसे क्योंकि अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में अटैक हुआ, जिसको 9/11 का अटैक बोलते हैं। द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 2001, 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान में हमला करेगा, एंड इराक में हमला करेगा 2003 में, ताकि ग्लोबल सिक्योरिटी मेंटेन हो सके एंड प्रोलॉन्ग कन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट। और अमेरिका की इन सब एक्टिविटीज के कारण मिडिल ईस्ट में लगातार लंबे समय तक कन्फ्लिक्ट बने रहेंगे, इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। Next point, the Iraq War in particular was widely criticized for its unintended consequences, including the rise of extremist group like ISIS। तो इराक के अंदर जो अमेरिका ने किया, क्या किया इराक के अंदर अमेरिका ने, इराक के अंदर अमेरिका ने क्या किया, इराक के अंदर अमेरिका में जैसे मैंने आपको बताया था कि सद्दाम हुसैन, इराक के अंदर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मार डाला, ये बोलकर कि नहीं नहीं, सद्दाम हुसैन तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक खतरनाक वेपन्स जमा कर रहा है, आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। तो सद्दाम हुसैन को तो मार डाला इराक में अमेरिका ने, बट उसके बाद इराक का सिचुएशन और बिगड़ गया, क्योंकि वहां पर एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, आतंकवादी ग्रुप का जन्म हुआ, जिसको बोलते हैं आइसिस। बियॉन्ड द मिडिल ईस्ट, कन्फ्लिक्ट इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड साउथ एशिया परसिस्ट। तो मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में भी लगातार कन्फ्लिक्ट जारी था। The Arab Spring 2011 led to upheaval in the Middle East, resulting in civil war in Libya and Syria, further complicating international relations। तो ये हमारा पॉइंट था, रीजनल कन्फ्लिक्ट एंड द वॉर ऑन टेरर। अब देख लेते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इमर्जेंस ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का इमर्जेंस कैसे हुआ, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड का इमरजेंस, मल्टीपोलर वर्ल्ड जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वो है जहां पर कोई एक देश अकेला ताकतवर नहीं है, बहुत सारे देश ताकतवर है, ताकत रखते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहला तो आप समझिएगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। बाय द 2020 द यूनिपोलर मूवमेंट हैड फेडेड, है ना। 2020 आते आते यूनिपोलर मूवमेंट, अमेरिका अकेला पावरफुल बन के रहेगा, ये लंबे समय तक नहीं रहा। 2020 में यूनिपोलर मूवमेंट खत्म होने लगा, हल्का पड़ने लगा, गिविंग वे टू मल्टीपोलर वर्ल्ड। और इससे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होने लगा दुनिया में, वेयर मल्टीपल पावर इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, रीजनल एक्टर लाइक इंडिया, ब्राजील प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। तो और भी पावरफुल कंट्रीज, और भी कंट्रीज जो अपने को पावरफुल बनाना चाहती है, जैसे चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, ब्राजील, ये भी मैदान में है। सेकेंड पॉइंट, यूएस हेजेमोनी फेस चैलेंजेस। अभी तक यूएसए अपना पूरा कंट्रोल बना के रखा था दुनिया में, हेजेमोनी बना के रखा था, अब उस हेजेमोनी को टक्कर दिया जा रहा है विथ बीजिंग एंड मॉस्को। बीजिंग मतलब चाइना, मॉस्को मतलब रशिया, ये दोनों मिलकर, बीजिंग और मॉस्को दोनों एक साथ मिल चुके हैं, क्लोजर टाइज स्टैब्लिश कर चुके हैं। वाइल मिडिल पावर सॉट ग्रेटर ऑटोनॉमी इन देयर फॉरेन पॉलिसी। और मिडिल पावर मतलब इंडिया वगैरह, इंडिया ये सब कंट्रीज, तो इंडिया वगैरह, इंडिया जैसे जो भी कंट्रीज है, ये क्या चाहते हैं, ये भी अपने फॉरेन पॉलिसीज में अपना अधिकार चाहते हैं कि नहीं, उनके फॉरेन पॉलिसी को कोई दूसरा देश किसी तरीके से इम्पैक्ट ना करे, इफेक्ट ना करे। तो अमेरिका का हेजेमोनी खत्म होता हुआ दिख रहा है। थर्ड पॉइंट, इंस्टीट्यूशंस लाइक ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स 5 कंट्री से मिलकर बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का इंस्टीट्यूशन हुआ, इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ब्रिक्स एंड एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। ये दो ग्रुप, ब्रिक्स और एससीओ, ये एक अल्टरनेटिव बन के आया, वेस्टर्न लेड फ्रेमवर्क। वेस्टर्न लेड फ्रेमवर्क मतलब वेस्टर्न जो भी कंट्रीज का जो ग्रुप है, जैसे नेटो, यूरोपियन यूनियन, इनके अल्टरनेटिव में एशिया के अंदर एक ग्रुप, दो ग्रुप बना है, जिस एक है ब्रिक्स, एक है एससीओ। इससे पता चलता है कि दुनिया में अब एक ताकत नहीं रहा, नाटो का सिर्फ कंट्रोल नहीं चलेगा, एशिया में भी अपना अलग अलग ग्रुप है, जैसे ब्रिक्स है, एससीओ है। ठीक है। Simultaneously, new threats such as climate change, cyber warfare, and pandemic require global cooperation, even as geopolitical competition intensified। और साथ ही साथ नई नई चुनौतियां, जैसे क्लाइमेट चेंज, साइबर वॉरफेयर,
पैंडेमिक जैसे सिचुएशन जो कि कोविड-19 आया, ये भी दुनिया को हिलाती रही है लगातार तौर पे। तो अब मैं आपको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को। तो जैसे कि आपको पता है, अभी तक मैंने ये डिस्कस कर दिया आपसे, मैं इसको और थोड़ा एलाबोरेट कर देता हूँ कि देखिए, पहले अमेरिका दुनिया की हर नीति और निर्णय को प्रभावित करता था। अमेरिका दुनिया में हर एक पॉलिसीज़ वगैरह में अपना टाँग अड़ाता था। लेकिन अब अमेरिका का जो हेजेमोनी है वो कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चाइना, रशिया जैसे देश भी अब ताकतवर बनते जा रहे हैं और अमेरिका को चैलेंज दे रहे हैं। भारत, ब्राज़ील जैसे कुछ और देश है जो अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ चाइना का जो रिलेशनशिप है रूस रशिया के साथ, वो और मजबूत होता जा रहा है ना? तो मतलब यहाँ पर चाइना और रशिया दोनों मिलकर टक्कर देने वाले हैं जो भी वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका है उनको। ठीक। और जो भी मिडिल पावर्स हैं जैसे ब्राजील, इंडिया, है ना, ये सब देश भी अपने आप में एक स्वतंत्रता चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं। ठीक है, इनका मानना है कि नहीं, हम लोग ना पूरी तरह से अमेरिका के साथ हैं, ना पूरी तरीके से रशिया या चाइना के साथ हैं। हम लोग अपने अपना जो मतलब है, हम लोग जो अपना फायदा है वो खुद देखेंगे। हम लोग किसी का साथ नहीं देंगे। इसलिए फिर भारत क्वाड का भी मेंबर है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आता है। साथ ही साथ भारत ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आता है, और एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मेंबर है। तो इंडिया सब तरफ से चीज़ों को बैलेंस करके चल रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी रिलेशन इस्टेब्लिश है, और जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी रिलेशन इस्टेब्लिश करके रखा है। ठीक है। इसके बाद फिर ब्रिक्स के अंदर में एक बैंक भी बनेगा आगे चल के, बना है आगे चल के, जिसको बोलते हैं एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? दुनिया में जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने जो एक बैंक बनाई जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, इन सब बैंक का अल्टरनेटिव बन के आया एनडीबी, है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो जो भी देश अभी डेवलपिंग फेज में है, विकासशील देश के कैटेगरी में है, डेवलपिंग फेज में जो भी देश हैं, उन सब देशों को लोन मिल जाएगा इन इस बैंक से, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसको ब्रिक्स के अंदर ही बनाया गया था। ब्रिक्स ब्रिक्स के अंदर ही इन इस बैंक को बनाया गया था। ठीक है। और जैसे बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं जो देखने मिल रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज देखने मिल रहा है इस दुनिया में। क्लाइमेट जिस तरह से बदलता जा रहा है, जिस तरीके से अलग अलग देश अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रही है, तो इससे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये भी एक तरीके का चैलेंज है। साइबर वॉरफेयर, है ना, साइबर सिक्योरिटी, जैसे इंडिया के भी बहुत सारे ठिकानों पर बहुत सारे, जैसे हमें देखने मिला था एम्स, जो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एम्स में भी एक बार साइबर अटैक हुआ था। एम्स का जो सिस्टम था, पूरा सिस्टम को हैक कर लिया गया था। तो साइबर वॉरफेयर भी हमें देखने मिला, और पैंडेमिक जैसे कोविड-19 जैसे पैंडेमिक्स भी हमें देखने मिलती है। तो दुनिया में एक तरीके से इनस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये था टॉपिक। और उसके बाद हम लोगों का ये टॉपिक खत्म होने वाला है, ये लास्ट फेज है जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं द पोस्ट 1991 पीरियड विटनेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम द कोल्ड वॉर पोलर सिस्टम टू अ यूएस डोमिनेटेड यूनिपोलर मूवमेंट एंड द इवेंचुअली टू द मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो क्या बोला गया है इसमें कि 1991 के बाद पूरा पूरी वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हुआ है। पहले जहाँ कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर में यूएसएसआर और यूएसए, दो पावरफुल देश थे जो आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो उस समय बाइपोलर वर्ल्ड सिस्टम चलता था। उसके बाद जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो फिर अमेरिका पावरफुल कंट्री बचा, तो उसको बोलते थे यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। उसके बाद फिर अमेरिका का भी पावर घटने लगा और फिर दुनिया में और भी पावरफुल देश आने लगे, तो फिर वर्ल्ड चेंज हो गया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में। ठीक है। वहीं पर यूएसए, while the US retained significant influence, the risk of China, the resurgence of Russia, and the complexity of regional conflict reshaped global power dynamics। और साथ ही साथ जो यूएसए लगातार अपना इन्फ्लुएंस बाकी सब देशों में रखने का कोशिश करता है। यूएसए लगातार वॉच रखता है कि किस तरीके से चाइना का पावर बढ़ रहा है, रशिया का पावर बढ़ रहा है, और ग्लोबल लेवल में जो भी रीजनल टेंशन्स इंक्रीज हो रही है उन सब के ऊपर भी यूएसए का पूरी तरीके से नजर है। Future international relation will likely to be defined by the great power competition, economic interdependence, and the need for cooperation on transnational
चैलेंजेस। तो चलिए ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, तो आज हमारा आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर नाम का टॉपिक ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। बाय।